जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, अर्थ अपने एक्सिस के अलोंग रोटेशन कर रहा है। क्या रोटेशन के कारण भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू चेंज होता है? जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि हाइट के साथ भी जी का वैल्यू चेंज होता है, डेप्थ के साथ भी चेंज होता है, अर्थ के शेप के कारण भी चेंज होता है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अर्थ के रोटेशन के साथ कैसे जी का वैल्यू चेंज होता है। बच्चों, इसे हम लैटिट्यूड इफेक्ट भी कहते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम अर्थ पे अलग अलग प्लेस पे जाएं जहां का लैटिट्यूड अलग अलग हो तो उस हिसाब से भी जी का वैल्यू चेंज होता है। इसलिए इस वेरिएशन को हम कुछ लैटिट्यूड इफेक्ट भी कहते हैं। So, hello everyone, welcome to MP Science class. In this video, we are going to discuss variation of G due to rotation of Earth. तो बच्चों, ये है अर्थ। ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अलोंग अर्थ रोटेशन कर रहा है। ये जो है ओमेगा, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है कि कोई भी पार्टिकल कितना एंगल सब्सटेन कर रहा है पर सेकेंड। दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। तो हमने मान लिया कि जो अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है। क्लियर? ये है पोल जहां पे लैटिट्यूड 90 डिग्री और ये है इक्वेटर जहां पे लैटिट्यूड 0 डिग्री। ये है बच्चों सेंटर से लेकर, मैंने मान लिया कि एक बॉडी है जिसका मास है m, वो p पॉइंट पे है। ये जिस पॉइंट पे है, इस पॉइंट का जो बच्चों लैटिट्यूड है वो है थीटा। अब व्हाट इज लैटिट्यूड? मतलब ये बॉडी अर्थ सरफेस पे जो है वो सेंटर से कितने एंगल पे है, दैट इज लैटिट्यूड, राइट? सो दिस इज कैपिटल R, मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ। अब हम जानते हैं कि अर्थ रोटेशन कर रहा है, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि ये बॉडी भी तो अर्थ के साथ रोटेशन करेगा ना। मतलब ये एक सर्कल, एक इमेजिनरी सर्कल में ये मूव करता रहेगा। ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो बॉडी है P पॉइंट पे, ये एक इमेजिनरी सर्कल में मूव करता रहेगा। इस सर्कल का रेडियस को हमने मान लिया स्मॉल r। क्लियर? तो बच्चों, सबसे पहला केस में हम क्या मान के चलेंगे कि अगर अर्थ रोटेशन नहीं कर रहा होता तो इस बॉडी पे जो नेट ग्रेविटेशनल पुल काम करता वो कितना करता। सो पहला केस में हम ये मान लेते हैं कि इफ अर्थ डज नॉट, सॉरी इतना इंग्लिश अच्छा नहीं है मेरा, if earth does not rotate about its axis, अगर मान लो बच्चों अर्थ रोटेट नहीं करता अपने एक्सिस के अलोंग, तो इस बॉडी पे जो नेट ग्रेविटेशनल पुल काम करता वो कितना करता, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड दैट विल बी द नेट ग्रेविटेशनल पुल विल बी m into g। सो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूं। लेकिन असल में तो ऐसा होता नहीं है, ये मैंने आइडियल केस लिया। तो बच्चों, अब अर्थ का जो एंगुलर स्पीड है वो है ओमेगा, राइट? अब हमें पता है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिस फोर्स का डायरेक्शन सर्कल के सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, मतलब रेडियली आउटवर्ड, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो वैल्यू होता है वो होता है m ओमेगा स्क्वायर r, जो रेडियली आउटवर्ड होता है। तो ये जो बॉडी है जिसका मास है स्मॉल m, ये इस इमेजिनरी सर्कल में मूव कर रहा है, तो इसका रेडियस तो ये है, तो इसके रेडियली आउटवर्ड ये फोर्स काम करेगा, दैट इज m ओमेगा स्क्वायर r। क्लियर? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू होता है। जब हम वन डायमेंशनल मोशन वाला चैप्टर का सीरीज स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है। क्लियर? तो ये है m ओमेगा स्क्वायर r, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, तो बच्चों ये है रेडियस ऑफ द अर्थ। अब एक बात बताओ, अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, राइट? जेड एंगल, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, राइट? अब मैं क्या करूंगा ना, ठीक m ओमेगा स्क्वायर r का एक कंपोनेंट लूंगा
जो इस रेडियस के डायरेक्ट आउटवर्ड हो। मतलब मैं इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूंगा जो इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर? ताकि मुझे एम ओमेगा स्क्वायर आर का मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ये वाला कंपोनेंट पता चल जाए, क्योंकि मुझे नेट फोर्स निकालना है ना। ये जो था वो आइडियल केस था। अगर अर्थ रोटेट नहीं कर रहा होता तो उस बॉडी पे जो ग्रेविटेशनल पुल काम करता वो कितना होता, m इंटू जी। लेकिन ऐसा तो नहीं है, अर्थ तो रोटेट करता है, जिसका मान लिया हमने एंगुलर स्पीड जो है, एंगुलर वेलोसिटी यू कैन से आल्सो, दैट इज ओमेगा, राइट। तो अब मुझे नेट फोर्स चाहिए। नेट फोर्स चाहिए तो मुझे इस तरफ ये फोर्स काम कर रहा है, मैं अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स कैलकुलेट करके सब्ट्रैक्शन कर दूंगा और नेट फोर्स मुझे मिल जाएगा। तो मुझे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ये वाला कंपोनेंट चाहिए। तो बच्चों अगर ये एंगल थीटा है तो आप बोल सकते हो कि ये एंगल भी थीटा होगा, राइट। सो अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये कितना होगा, m ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, that will be m ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, है ना। m ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, है ना। ये कंपोनेंट हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। अब बच्चों देखो नेट पुल कितना काम करेगा इस बॉडी पे, दिस माइनस दिस, राइट। यही ज्यादा होगा तभी तो बॉडी अर्थ पे है ना। यही फोर्स ना ज्यादा होगा। अगर आपके दिमाग में आएगा कि ये कैसे ज्यादा होगा, ये कैसे नहीं ज्यादा होगा, अरे अगर ये ज्यादा होता तो वो बॉडी तो उड़ जाता हवा में। ऐसा होता है क्या? नहीं ना, मतलब ये वाला ज्यादा है ऑब्वियसली, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ with angular velocity ओमेगा, नेट ग्रेविटेशनल पुल कितना होगा बच्चों, that will be mg minus m ओमेगा स्क्वायर आर cos थीटा, m ओमेगा स्क्वायर आर cos थीटा, राइट। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का जो हम जानते हैं, नेट फोर्स कितना होता है बच्चों, मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। तो मास तो वही रहेगा m। अब हम मान लेते हैं कि रोटेशन के कारण इस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है ना बच्चों, वो है g डैश, राइट। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, m into g dash, and that will be equal to this value, and that is mg minus m omega square r cosine of theta। अब मैं दोनों तरफ m कॉमन लेके कट कर सकता हूं, that means g dash is equal to g minus omega square r cosine of theta। So this is the required expression for the variation of g due to rotation of earth। ठीक है बच्चों, तो हम देख सकते हैं कि g का वैल्यू कैसे चेंज होता है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो स्मॉल r है ना, इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ, क्योंकि जो नोन क्वांटिटीज है ना हम उसी में बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये तो फाइंड करना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बट r तो हमें पता है, रेडियस ऑफ द अर्थ दैट इज अप्रॉक्स 6400 किलोमीटर, राइट। तो मैं क्या करूंगा, इस स्मॉल r को कैपिटल R के टर्म में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल से cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, राइट। यहां से मैं बोल सकता हूं जो cos थीटा जो होगा बच्चों, वो होगा r बाई कैपिटल R बेस बाई हाइपोटेन्यूस। सो r विल बी कैपिटल R इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। अब मैं इस एक्सप्रेशन को यहाँ पुट कर दूंगा और मुझे मिल जाएगा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। सो g डैश विल बी g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा, that will be r
और cos थीटा इंटू cos थीटा दैट इज cos स्क्वायर थीटा। तो ये होता है बच्चों रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, दैट इज जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कोसाइन ऑफ थीटा का स्क्वायर, where g acceleration due to gravity if earth do not rotate, that is in ideal case omega is the angular velocity, r is the radius of the earth and theta is the latitude of that point p। clear? so अब यहां से बच्चों हम क्या करेंगे ना, केस 1 केस 2 देखेंगे। हम ये देखेंगे कि कैसे इक्वेटर पे g का वैल्यू मिनिमम होता है और पोल पे मैक्सिमम होता है इस फॉर्मूला को यूज करके। ठीक है, सो मैं ले लेता हूं बच्चों केस 1। ठीक है, केस 1। मान लो बच्चों ये जो बॉडी है ना वो इक्वेटर पे होता, तो थीटा की जगह में कितना पुट करता है, 0 डिग्री। सो एट इक्वेटर थीटा विल बी 0 डिग्री और मुझे जी डैश का वैल्यू क्या मिल जाएगा फिर, cos 0 1, दैट इज जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। ठीक है, और ये ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, आर क्या है बच्चों, रेडियस ऑफ द अर्थ। क्लियर? अब एट पोल, हम पोल पे देखते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू मैक्सिमम कैसे होता है। केस नंबर 2। सो एट पोल वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 दैट इज लैटिट्यूड, राइट। तो वो 90 हो जाएगा, तो यहां पे मैं cos 90 दैट इज 0, सो जी डैश इज इक्वल टू जी, जी डैश क्या आ जाएगा बच्चों, जी, दैट इज इट्स मैक्सिमम वैल्यू। क्योंकि देखो यहां कुछ सब्सट्रैक्ट हो रहा था, यहां कुछ भी सब्सट्रैक्ट नहीं हो रहा है ना। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसके साथ ही ग्रेविटेशन का हमारा ये लास्ट टॉपिक था। इसके बाद मैं एक और टॉपिक अपलोड करूंगा बच्चों, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और अगला मेरा कौन सा यूनिट होना चाहिए क्लास 11 फिजिक्स का, जिस पे मैं वीडियो अपलोड करूं, हो सके तो आप कमेंट जरूर करना। और अगर इसमें कुछ ना समझ में आया हो, ठीक है, तो देन यू कैन कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।